सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्योंकि जब अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एग्जाम हमारा जो है कल है MHI 103 और 03 का। ठीक है, तो यहाँ पे 103 का ऑलरेडी जो है 2 वीडियो जो है अपलोडेड है पहले से, जिसमें काफ़ी जो है 4,000 यानी कि 5,000 के करीब जो है दोनों मिलाकर जो है वह व्यू जो है वो आ चुके हैं। और यानी कि लोग जो है वो देख चुके हैं उसको, वीडियो को। काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है उसमें मिला हुआ है आप लोगों का। इसको तो अब मैंने सोचा कि उसको ना बना के इस बार 03 पर ज़्यादा फोकस किया जाए। लगभग दोनों पेपर देखा जाए तो सेम ही है, आपको यह जानकारी होगा। तो 03 या 103 कहिए, बहुत सारे सिमिलरिटी जो है दोनों में है। थोड़ा बहुत जो है चेंजिंग जो है वो है, तो नाम मात्र का चेंजिंग है, ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। आप 03 भी अगर पढ़ के जाते हैं तो 103 दे दीजिएगा, और 103 पढ़ के जाते हैं तो 03 का भी जो पेपर जो है आप जो है आसानी से जो है वह देख सकते हैं। चलिए, तो बिना देरी किए हुए हम इसमें जो है क्विक रिवीजन जो है वह करेंगे जितना जल्दी हो सके। इसमें मैं पूरा आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, और मैं जानता हूँ कि आप इसमें पूरा वीडियो लेक्चर देखने जो है वह नहीं आए हैं। कुछ देर का वीडियो होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का, और इसमें आप पूरा का पूरा जो है जो प्रश्न है उसको प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार आपका कंप्लीटली जो है वह हो जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं कि पहला हमारा प्रश्न जो है वह हो सकता है कि विचारधाराएं जो है इतिहास की दृष्टि गढ़ती है और बनाए रखती है तथा इतिहास में व्याख्या में विशेष पूर्वाग्रह जो है पैदा करती है, स्पष्ट जो है वह कीजिए। ठीक है, तो इसको यह कहा गया है, इसका उत्तर जो है वह है कि विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी वह वैचारिक ढांचा है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज, दुनिया और इतिहास को देखता है। और इतिहास लेखन में कभी भी पूरी तरह से निष्पक्ष जो है वह नहीं होता है। ठीक है, निष्पक्ष नहीं होता है क्योंकि इतिहासकार स्वयं अपने समय और समाज और राजनीतिक परिस्थितियों को व्यक्तिगत विश्वासों में प्रभावित जो है वह रखता है। यानी कि कभी भी इतिहास को देखा जाए तो हमेशा इसका 2 पहलू जो है, या आप जो है वह देख सकते हैं। इतिहास में 2 पहलू के आपको 3, 4, 5, 6, 10 पहलू भी अगर देखा जाए तो इतिहास में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये हम मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो कई तरह के उसमें जो है थ्योरी जो है इतिहासकारों का जो है वह देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। विचारधारा इतिहास की दृष्टि से निर्धारित होता है। ठीक है, तो यह कहना यह चाह रहा है कि इतिहास यह तय करता है कि कौन विषय महत्वपूर्ण है, और यह वैचारिक दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। तो राष्ट्रवादी इतिहासकार जो है वह स्वतंत्रता, गौरव और राष्ट्रीय चेतना पर बल देंगे। मार्क्सवादी विचारधारा वर्ग संघर्ष और आर्थिक संरचना को प्रथम महत्व जो है वह देते हैं। ठीक है, यानी कि इतिहास तो बदलता नहीं है, लेकिन उसका महत्व देने का प्रक्रिया जो है वह चेंजिंग जो है आपको दिखाई देता है। विचारधारा कैसे चुनती है कि इतिहास कैसे लिखा जाए, तो इसमें कौन कौन से ये स्रोत उपयोग होंगे, किन घटनाओं को प्राथमिकता मिलेगी, किन घटनाओं को दबाया और कम महत्व दिया जाएगा, तो यह सब मामला जो है वो आता है। इसके बाद विचारधारा पूर्वाग्रह से बनती है, यानी कि औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारत को पिछड़ा और अस्थिर जो बताई, यानी कि अंग्रेजों ने, कॉलोनियन जो हिस्टोरियन थे उन्होंने बताया, जिसने ब्रिटिश शासन को वैध जो है दी, और कहा कि ब्रिटिश शासन जो है यानी कि भगवान ने उसको, गॉड ने चुना है कि वह हर जगह जाए और जहाँ जहाँ पिछड़ा जो ये देश है, जो भी कंट्री है, उसको जो है विकसित जो है करने का काम जो है ब्रिटिशर्स को जो है वह मिला है। ठीक है, ऐसा उनका सोचना था। चलिए आगे है कि ये राष्ट्रवादी इतिहास ने आपको प्राचीन भारत को स्वर्ण युग के रूप में जो है वह प्रस्तुत किया है। आपको जेम्स मिल पता होगा, कॉलोनियल हिस्ट्री वाला है। ठीक है, जेम्स मिल, जिसने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में जो है डिवाइड कर दिया। मुगल काल, हिंदू काल, ऐसे करके राजपूत, ऐसे करके उन्होंने बंटवारा जो है वह किया हुआ है। ठीक है, 3 कालखंडों में देख लीजिए उसको। फिर इसके बाद अंग्रेजों का काल, इस प्रकार से जो है इन्होंने जो है कालखंडों में डिवाइड जो है वह देखने को मिलता है। तो यह किसने सबसे पहले किया था, तो जेम्स मिल ने ही जो है वह किया था। चलिए आगे है कि स्त्रीवादी, तो स्त्रीवादी इतिहासकार, जाहिर सी बात है वो महिलाओं के प्रभावित पात्र को ज़्यादा वो महत्व देते हैं। चलिए इसके बाद जो है विचारधारा इतिहास की व्याख्या डालती है। तो विचारधारा यह निर्धारित करती है परिवर्तन कैसे समझा जाए, और उदाहरण के लिए मार्क्सवाद इतिहास और वर्ग संघर्ष की कहानी जो है वह है। विचारधारा इतिहास लेखन का मूल आधार है, यह इतिहास को देखने, समझने, प्रस्तुत करने का दृष्टि बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि विचारधारा इतिहास की व्याख्या में पूर्वाग्रह पैदा करती है और उनकी दिशा निर्देश जो है वह करती है।
आगे है कि ग्रीक रोमन इतिहास लेखन की परंपरा का संक्षिप्त टिप्पणी जो है वह कीजिए। तो ग्रीक रोमन परंपरा इतिहास लेखन का पहला सुनिश्चित रूप है। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। ग्रीक इतिहास का विशेषताएं, सॉरी मैं जल्दी से पढ़ दिया मैं, ठीक है। ग्रीक रोमन इतिहास लेखन की परंपरा, यानी कि ग्रीक रोमन जो इतिहास लेखन है उसकी परंपरा क्या रही है, इसको जो है वो पूछ रहा है। तो इसमें है कि ग्रीक इतिहास की विशेषताएं क्या है। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और इन्हें फारसी यूनानी युद्धों को विस्तृत जानकारी दी। थ्यूस्टिडिस जो है वैज्ञानिक, थ्यूसिडिडिस वैज्ञानिक जो है वस्तुनिष्ठ के और कारण परिणाम आधारित इतिहास जो है उन्होंने लिखा। यूनानियों ने मिथकों पर निर्भरता कम और तर्क पर जो है आधारित विवरण लिखा। मानव क्रिया, राजनीतिक युद्ध और राजतंत्र उनके प्रमुख विषय जो है वो बने। आगे की रोमन इतिहास की विशेषताएं क्या है। तो रोमनों ने आपको इतिहास की राजनैतिक नैतिकता और राज्य निर्माण पर जोर दिया। इसके बाद प्रमुख इसके इतिहासकार थे लिबी, पोलिबियस, आपको टैक्टस, ठीक है। रोमनों का इतिहास जो है जीवनी, साम्राज्य विस्तार और समाज और शासन से केंद्रित था। रोमन इतिहास प्रायः जो शिक्षाप्रद और राज्य कैसे चले, यह प्रमुख प्रश्न जो है उनके इतिहास बना लिखते समय उनका था। आगे है कि यही कि ग्रीक रोमन इतिहास को की विशेषताएं क्या है कि तर्क, अवलोकन और प्रत्यक्ष अनुभव को बल दिया। युद्ध, राजनीति और राजनीतिक संरचना पर प्रमुख विषय स्रोत के उपयोग की शुरुआत, हालांकि सीमित के रूप में, ठीक है। इसका निष्कर्ष यह देख सकते हैं कि ग्रीक रोमन परंपरा इतिहास लेखन की पहली वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण नींव जो है वह मानी जाती है और आगे के यूरोपीय इतिहास ने इसी परंपरा को जो है आधारित जो है वो रखा। तो इतना महत्वपूर्ण जो है ग्रीक रोमन परंपरा को माना जाता है। आगे है कि पर्शियन यानी कि फारसी में इतिहास लेखन की परंपरा जो है किस प्रकार से जो है संचित वर्णन जो है वह कीजिए, यह लिखा हुआ है। यही है कि फारसी भाषा में इतिहास लेखन की परंपरा बहुत ही समृद्ध मानी जाती है, ठीक है, बहुत ही उन्नत मानी जाती है। यह परंपरा मुख्य रूप से ईरान, मध्य एशिया के बाद भारत में सुल्तान सल्तनत काल और मुगल काल में फली फूली। प्रारंभिक फारसी इतिहास लेखन के निम्नलिखित आधार है। प्रारंभिक इतिहास लेखन देखा जाए फारसी का, तो फारसी इतिहास में सबसे प्राचीन परंपरा जो है शाहनामा जैसी रचनाएं मिलती है। यद्यपि शाहनामा मिथक अधिक है, फिर भी वह राजवंशों में क्रम, युद्ध और वीर गाथाओं का वर्णन करता है। आगे है कि दरबारी इतिहास, फारसी इतिहास लेखन विशेष रूप से दरबारी परंपरा पर आधारित है। और दरबारी परंपरा क्या है, जिसमें कोर्ट पोएट होते थे, ठीक है, राज दरबार के कवि। और राज दरबारी कवि जो होते थे तो वो क्या करेंगे, जितना ज्यादा तारीफ हो सके किंग का, राजा का, वो जो है वो करते थे, कोई बुराई नहीं। और राज दरबारी कवि हमेशा राजा के बारे में ही लिखते थे, जनता के बारे में जो है, आम जनता कैसे है उसके बारे में कोई जिक्र जो है वह नहीं मिलता था, ठीक है। हमेशा तारीफ, झूठी तारीफ, सही या गलत, कोई भी चीज जो है वो लिखते थे। तो इसमें क्या है, राजा और सुल्तान इतिहासकार नियुक्त करते थे और अपने हिसाब से इतिहास जो है वह लिखवाते थे। इतिहास का उद्देश्य जो है क्या है, शासन के गुणों और नीतियां और विजय का दर्ज कराना होता था। यह परंपरा भारत में आने के बाद और विकसित जो है वो होती है, ठीक है। आप देखते हैं कि बाबर हुआ, चाहे मुगल काल में बहुत सारे दरबारी कवि जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जीवनी और तवारीख परंपरा, ठीक है, यानी कि तवारीख परंपरा क्या है, क्रॉनिकल थी। तो सबसे प्रमुख शैली जो है वह तारीख थी। आपको तारीख लिखना जो है वह शुरुआत हुआ वहां से। यह वर्षधार जो है घटनाओं को क्रमिक वर्णन देता है। फारसी इतिहासकार राजनीतिक घटनाएं, युद्ध और राजदरबार की गतिविधियों और शासन व्यवस्था पर उल्लेख जो है वह करते हैं। वस्तुनिष्ठता और तर्क की शुरुआत फारसी इतिहासकार स्रोत का प्रमाण देते थे, जैसे प्रत्यक्ष अनुभव, रिपोर्ट, पत्र, आधिकारिक आदेश जो है वह। अलबरूनी जो है, यानी कि उनको भारत का निष्पक्ष और वैज्ञानिक ग्रंथ जो है उन्होंने लिखा। तो यहाँ भारत माना जाए तो अलबरूनी जो है सबसे असली इतिहासकार के रूप में जो है इनको जो है वो माना जाता है पहला, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, इतिहास जो है तर्कपूर्ण और सही ढंग से जो है इतिहास को लिखा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि भारत में इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको और वहां से आप पीडीएफ जो है प्राप्त जो है वह कर सकते हैं। तो आगे है कि भारत में फारसी इतिहास लेखन क्या है। तो भारत में फारसी इतिहास लेखन अत्यधिक विकसित हुआ। मिनहाज ए सिराज यानी कि तबाकात ए नासरी और जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, और इन्हें बतूता, सरफनामा, इस
प्रकार से इन्होंने किताब लिखा। अबुल फजल जो है अकबरनामा इन अकबरी जो है कोर्ट पोएट थे, आपको अबुल फजल भी इन्होंने किताब लिखा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है कि मध्य युगीन युगीन यूरोप में समय की अवधारणा में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए और इन परिवर्तनों को इतिहास लेखन में कैसे प्रभावित किया, यह जो है वह बताएं। तो इसमें यही दिया है कि मध्ययुगीन यूरोप के समय जो अवधारणा धार्मिक, ये सामाजिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों को प्रभावित कैसे किया और इसकी वजह से इतिहास लेखन में बदलाव हुआ वह लिखिए। तो ईसाई धार्मिक समय जो है क्रिश्चियन समय देखा जाए तो प्रारंभ में समय को ईश्वर की योजना का हिस्सा बताया गया। इतिहास पाप दंड और मुक्ति का चक्र है और समय को चक्रीय और ये पुनरावृत्ति मूल्य जो है वह माना जाता है। तो चर्च का समय पर नियंत्रण यानी कि कैलेंडर, त्योहार, महत्वपूर्ण तिथियों को चर्च जो है वह निर्धारित करता था। समय का मापन जो है धार्मिक गतिविधियों के आधार पर होता था, वैज्ञानिक आधार पर जो है वह नहीं होता था। तो यह देख सकते हैं आप किस प्रकार से धार्मिक जो है समय पर नियंत्रण, चर्च का नियंत्रण किस प्रकार से जो है उस समय था इतिहास में। ठीक है, चलिए 12वीं-13वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और व्यापार का विकास और नगरों का विस्तार हुआ। समय में अब मानवीय घटनाओं का क्रम जो है रूप समझा गया। ठीक है, घड़ी और यांत्रिक समय का उदय 13वीं और 14वीं शताब्दी में यांत्रिक घड़ियों का आविष्कार हुआ और इसके बाद जो है मापने योग लीनियर प्रभाव। ठीक है, सबसे इससे इतिहास लेखन में अधिक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक जो है वह बना। ठीक है, और इसके बाद जो है ये रेनेसां का प्रभाव भी मिला आपको, यानी कि 101 में भी आप पढ़े होंगे रेनेसां के बारे में। नहीं 102 था ना, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री 102 में आपने पढ़ा रेनेसां के बारे में। तो यूरोप में अतीत को धार्मिक चश्मों से देखने के बजाय अब मानवीय उपलब्धियों पर जो है वो जोर दिया गया और समय को मानव केंद्रित दृष्टि से समझा गया और प्राचीन ग्रीस रोमन अतीत का पूर्व मूल्यांकन जो है वह हुआ। ठीक है, तो यही समय अब क्रॉनिकल हुआ, यानी कि घटनाएं क्रम, वर्ष, तिथि और गणना के आधार पर लिखने का मजबूत हुआ। धर्म के बजाय मानवीय केंद्रित जो है वह हुआ। मनुष्य अपने समय पर निर्माता जो है वह बना। वैज्ञानिक स्रोत आधारित इतिहास जो है अब देखा जाए तो इतिहास में दस्तावेज, प्रमाण और अभिलेख का उपयोग जो है वह बढ़ाया। परिवर्तन का अवधारणा समय, चलिए इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यह भी क्लियर है। ये निष्कर्ष मैं पढ़ देता हूँ कि मध्ययुगीन यूरोप में समय को अवधारणा धार्मिक और चक्रीय बदलकर मानवीय और रेखीय जो है बन गई और इससे इतिहास और अधिक वैज्ञानिक और प्रमाण ये आधारित और मानव केंद्रित जो है वह हुआ। पांचवा है कि हिस्टोग्राफी के विकास में लियोपोल्ड्स वन रांके के योगदान की व्याख्या जो है वह कीजिए। तो लियोपोल्ड वन रांके की आधुनिक इतिहास विज्ञान देखा जाए तो इसको जनक जो है वो माने जाते हैं और अतीत को उसी रूप से जो है जानना जैसे वो वास्तव था, यह कहता है। ठीक है, तो यह है कि हिस्टोग्राफी के विकास में लियोपोल्ड वन राके जो है उनका योगदान जो है वह क्या है, यही देखना है आपको। तो यह कहता है कि इनका जन्म जो है 1785 से 1886 में हुआ और आधुनिक इतिहास विज्ञान के जनक जो है यह माने जाते हैं। उनका मूल उद्देश्य था अतीत को उसी रूप में जानना जैसा वह वास्तव जो है वो है। ठीक है, यानी कि जो है वैसे दिखाना। ठीक है, सेम। तराके के अनुसार जो इतिहास साहित्य के कहानी नहीं बल्कि विज्ञान माना। ठीक है, उनके अनुसार जो है इतिहास साहित्य नहीं है या कहानी नहीं है बल्कि विज्ञान है। ठीक है, उनके अनुसार इतिहास तटस्थ रहना चाहिए, जैसा है वैसा प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और कल्पना और नैतिक उपदेश से इतिहास को अलग रखना जो है वह चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी धार्मिक असर जो है उस पर ज़्यादा नहीं दिखाई देना चाहिए आपको। दिखाई देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि काल्पनिक होता है धार्मिक इतिहास और जो रियल इतिहास होता है उसको जो है वह लिखा जाए। तो राके को सबसे बड़ा योगदान, और यह भी उन्होंने कहा, तो इतिहास केवल प्राथमिक स्रोत में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने वियना, बर्लिन और रोम के अभिलेखागार वर्षों जो है वह काम किया। ठीक है, राके की यह सिद्धांत दिया कि इतिहासकार का व्यक्तित्व इतिहास से नहीं झलकना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब इतिहास का व्यक्तित्व जो है इतिहास में नहीं झलकना चाहिए, यानी कि उसका व्यक्तित्व है जो इतिहास में जो सही है वही लिखे। ऐसा नहीं कि खुद से वह बनाकर पक्षपात जो है एक धर्म के प्रति जो है करे और दूसरे धर्म को जो है वह गलत साबित करे।
चलिए, आगे है कि यानी मान लीजिए कोई हिंदू है या मान लीजिए कोई मुस्लिम है, तो मुस्लिम इतिहासकार मुस्लिम के पक्ष में वही इतिहास लिखता है और हिंदू इतिहासकार वही इतिहास हिंदू के पक्ष में लिखता है। तो ऐसा नहीं, निष्पक्ष होना चाहिए, आपको तटस्थ होना चाहिए, ना ही हिंदू की तरफ ना ही आपको मुस्लिम की तरफ, दोनों की तरफ नहीं होना चाहिए, बीच में आपको देखना चाहिए। इतिहासकार यह काम जो है वह होता है। तो स्रोत के आधार पर सच्चाई प्रस्तुत करना चाहिए उसको। और राके जो है यह पूछता है, ठीक है, राके राजनीय इतिहास, यूरोपीय इतिहास, युद्धों और कूटनीतिक वैज्ञानिक अध्ययन किया। उन्होंने यूरोप में आधुनिक राजनीतिक इतिहास का ढांचा जो है उन्होंने तैयार किया। तो इतिहासकार की प्रशिक्षण परंपरा जो है राकेश सेमिनार पद्धति शुरू की, जिसमें विद्यार्थियों को दस्तावेज अध्ययन करते थे। आज दुनिया भर में विश्वविद्यालय में यह पद्धति जो है अपनाई जाती है, ठीक है। तो इस निष्कर्ष क्या है आपको, तराके ने इतिहास को विज्ञान, स्रोत आधारित, अनुशासन और वस्तुनिष्ठ विषय के रूप में स्थापित किया और उन्होंने उनके कारण जो है आधुनिक इतिहास का लेखन का वास्तविक जन्म जो है वह होता है। आगे प्रश्न 6 है कि रेस यानी कि रेस नस्ल की अवधारणा में ने इतिहास लेखन को किस प्रकार जो है प्रभावित किया, यही दिया हुआ है। तो नस्ल की अवधारणा 18वीं से 19वीं सदी में यूरोपीय विद्वान द्वारा विकसित की गई, जिसके अनुसार दुनिया को मानव जाति, त्वचा और शरीर और भाषा और संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभाजित जो हुआ किया गया। और औपनिवेशिक शक्तियों ने इस सिद्धांत का उपयोग करके अपने प्रभुत्व को उचित ठहराने के लिए किया और इसका इतिहास लेखन पर गहरा प्रभाव जो है वह पड़ा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत क्या है। तो यूरोपीय लेखकों ने यह विचार जो है विकसित किया कि श्रेष्ठ जाति काली पीली जाति निम्न, ठीक है, काला और गोरा जो जाति होता है ना, काली, ठीक है, उसको हाँ सॉरी, थोड़ा मैं पढ़ने में कंफ्यूज हो गया। तो नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत जो है आपको इसमें आता है नस्ल आधार इतिहास में। तो यूरोपीय इतिहासों में यह विचार विकसित की कि ये जो व्हाइट होता है, रेस जो होता है, यानी कि गोरे लोग जो होते हैं श्रेष्ठ होते हैं, काले लोग जो है वह निम्न होते हैं। भारतीय, अफ्रीकी और एशियाई समाज को जो है पिछड़ा माना और इनके इतिहास लेखन में पक्षपाती दृष्टिकोण जो है वह देखने को मिला। आगे है औपनिवेशिक इतिहास के लेखन में नस्लीय दृष्टि जो है वह क्या कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अंधविश्वास से ग्रस्त था। भारत स्थिर जो है परिवर्तनहीन था, ठीक है। और यूरोपीय शासन में पहले भारत में अराजकता थी। इस वर्ण उद्देश्य से औपनिवेशिक शासक को जो है सभ्यता लाने वाले के रूप में जो है प्रस्तुत करना था, ठीक है। इसका मतलब यूरोपीय शासन को जो है अराजकता थी, यानी कहना था कि भारत में अराजकता थी, अस्थिर था, वहाँ पर लोग जो है विकसित नहीं थे, जाति व्यवस्था थी, अंधविश्वास से ग्रस्त थे। तो उनका कहना था कि औपनिवेशिक शासन का काम है कि सभ्यता लाने वाले के रूप में प्रस्तुत करना, खुद को जो है दिखाना था कि भाई यूरोपियों को वजह से जो भारत में जो है, चाहे अफ्रीका हुआ, चाहे वो परिवर्तन ला रहे हैं और मेरे वजह से जो है आधुनिक युग जो है इस देश में शुरुआत जो है वह हो रहा है। तो आगे है कि नस्ल आधारित इतिहास में सामाजिक पूर्वाग्रह जो है पैदा किया। आर्यों को श्रेष्ठ नस्ल और द्रविड़ियों को निम्न नस्ल जो है बताने की कोशिश की गई। इससे भारतीय इतिहास में आर्य द्रविड़ संघर्ष जैसी अवधारणा बढ़ी और कई इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं में नस्लीय संघर्ष के रूप में जो व्याख्या जो है वह दिया जाता है, ठीक है। आगे है कि संस्कृति उपलब्धि के नस्ल को जोड़ना, ठीक है। जैसे कि उनका मानना था कि श्वेत लोकतंत्र और तार्किक जो है वह जो गोरे लोग होते हैं वो होते हैं श्वेत नस्ल की देन है। और कृषि, शिल्प और लोक कला जो है निम्न नस्लों का काम जो है वो है। इसे इतिहास में संतुलन जो है नष्ट जो है वह होता है, ठीक है। 20वीं सदी में नस्ल सिद्धांत का पतन जो है वो होता है। दो युद्ध होता है, नाजीवाद का अत्याचार और जेनेटिक विज्ञान प्रगति के बाद नस्ल सिद्धांत जो है वैज्ञानिक आधार से माना जाता है। मानव शास्त्र में सिद्ध हुआ कि नस्ल जैविक नहीं, नस्ल जो है वह जैविक नहीं बल्कि सामाजिक अवधारणा है, यानी कि वह बायोलॉजिकल नहीं है। आपको वह क्या है, सामाजिक अवधारणा है। हमारे बीच में जो है हमने जो है वह बनाया गया है नस्ल जो है, ऐसा अवधारणा लोगों में अब आया। तो सामाजिक इतिहास, सबाल्टर्न इतिहास वो होता है जिसमें कृषि जो किसान होते हैं, जो आम जनता होती है, उसका महत्व जो है ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। जाति व संस्कृति के इतिहास, बहुलवादी दृष्टि जो है अब देखा गया। तो इस प्रकार से चीज़ जो है अब देख सकते हैं। सातवां हमारा प्रश्न है अब पश्चिम में मार्क्सवादी इतिहास लेखन को रुझान पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि मार्क्सवादी इतिहास जो है कैसा है वो उस पर टिप्पणी करने को जो है बोल रहा है, ठीक है। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के विचारों से आधारित हुआ और इसका मुख्य सिद्धांत है इतिहास वर्ग संघर्ष, उत्पाद संबंधों और आर्थिक संरचना पे चलता है।
आर्थिक संरचना का महत्व क्या है? पश्चिम में मार्क्सवादी इतिहासकारों ने यह माना कि आर्थिक उत्पादन प्रणाली यानी फेडरलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ठीक है, श्रम संबंध, संपत्ति, स्वामित्व और इतिहास की दिशा जो है वह निर्धारित जो है वह करते हैं। तो वर्ग संघर्ष की व्याख्या देखा जाए तो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने किसान बनाम जमींदार जो है इतिहास लिखा, श्रमिक बनाम पूंजीवाद और दास बनाम स्वामी, ठीक है। चलिए, इसके प्रमुख इतिहासकारों का यह नाम है। तो श्रमिक वर्ग और साधारण लोगों का इतिहास जो है मार्क्सवादी में लिखा गया, जैसे मजदूर, किसान, महिलाएं, निम्न वर्ग का मुख्य पात्र जो है वो बनाया गया, यानी कि हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो, यानी कि जो आम जनता है उनके इतिहास को जो है वह लेखन में प्रमुखता जो है मार्क्सवादी विचारधारा में दिया गया। तो मार्क्सवादी इतिहासकार ने पूंजीवाद की आलोचना की, ठीक है। तो यह देख सकते हैं, श्रमिक संगठनों का विकास कैसे हुआ, मजदूर आंदोलन का इतिहास लिखा, श्रमिक शोषण का इतिहास लिखा उन्होंने। कुछ पुस्तकें हैं, एज ऑफ रेवोल्यूशन, एज ऑफ कैपिटल, एज ऑफ एम्परर जो है लिखा गया। वैज्ञानिक और विश्लेषण पद्धति देखा जाए इतिहास लेखन में उनका वैज्ञानिक और तार्किक होता था, और कारण और परिणाम विश्लेषण जो है देखने को मिलता था। देखिए, पश्चिमी मार्क्सवादी इतिहास लेखन में इतिहास को अर्थव्यवस्था, वर्ग संघर्ष और सामाजिक संघर्ष की दृष्टि से देखने की क्रांति ला दी, और इससे इतिहास में आधुनिक जो है आपको संरचनात्मक जो है वो बना। आगे है कि आप कैम्ब्रिज स्कूल से क्या समझते हैं, ठीक है। कैम्ब्रिज स्कूल क्या है? इतिहास लिखने की एक कला है, हिस्टोग्राफी है यह भी, ठीक है। तो कैम्ब्रिज स्कूल से आप क्या समझते हैं और भारत इतिहास में उसकी व्याख्या घटकों पर जो है वह चर्चा कीजिए। तो देखिए, कैम्ब्रिज स्कूल ब्रिटेन के उन इतिहासकारों का एक समूह है जिन्होंने भारतीय आधुनिक इतिहास को नई व्याख्या दी और 1960-70 के दशक में प्रस्तुत की। इसमें जो है गॉर्डन जॉनसन, जॉन गालेर, C.A. बैली इस प्रकार से इतिहासकार है। तो इसमें पढ़ते क्या है, कैम्ब्रिज स्कूल के मुख्य मान्यता क्या थे? तो भारतीय राष्ट्रवाद एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। उसके अनुसार जो है भारतीय राष्ट्रवाद कोई वैचारिक और भावात्मक आंदोलन नहीं था, ठीक है। यह केवल स्थानीय नेताओं के संघर्ष का जो है वह परिणाम थे, यानी कि 1857 का जो लड़ाई हुआ था उसमें क्या है, कुछ जमींदार और ये लोग ही लड़े थे, कोई आम जनता जो उसमें हिस्सेदारी जो है वह नहीं थे। तो यह बात कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा, इसको रिजेक्ट किया कि भारतीय जो है वह राष्ट्रवाद जो है वह नहीं है, इसको राष्ट्रवादी आंदोलन जो है हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आम जनता जो है वह शामिल नहीं था, कुछ किसान और कुछ बड़े जमींदार जो है वह शामिल थे। औपनिवेशिक शासन की भूमिका केंद्रित जो है वह है कि वे कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन ने आधुनिक राजनीति का जन्म दिया, और भारतीय राजनीति औपनिवेशिक संरचना की उपज जो है उसको मानते हैं, खुद को क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा अपने को वह जो है वह लेते हैं। देखिए, उनका कहना है कि भारतीय नेता जो है अपने को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर समर्थन जुटाते हैं। अभी भी वह करते हैं, ठीक है। और राजनीति जो है सौदेबाजी की नीति और हितों का प्रणाली है, ठीक है। भारतीय इतिहास में उनका प्रमुख घटक है राष्ट्रवाद का उच्च आदर्शवादी चरित्र नकारना। उनका कहना है कि गांधीवादी और कांग्रेस नेतृत्व आदर्शवादी नहीं है, और वे अपने व्यक्तिगत शक्ति क्षेत्र जो है वो बढ़ा रहे हैं। जनता की भूमिका कम करना, उनका मानना है कि जनता स्वतः जो है राजनीतिक नहीं थी, नेता जनता को मोबिलाइज करते थे और जनता स्वयं जो है वह नहीं थे, ठीक है। नेता जो है जनता को क्या करते हैं, मोबिलाइज करते थे, और जनता जो स्वयं जो है वह नहीं थे। राजनीतिक ये राजनीति का महत्व जो है, राष्ट्रीय आंदोलन वास्तव में स्थानीय घटनाओं पर शक्ति संघर्ष का जो है वह योग था, ठीक है। यह दिया गया है। कांग्रेस पर आलोचनात्मक दृष्टि देखिए, तो कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन था स्वराज शक्ति प्राप्त करने का साधन। कैम्ब्रिज स्कूल की आलोचना देखिए, इसकी आलोचना क्या था, यानी उनका कहना था कि नेतृत्व का गठबंधन था, कांग्रेस को आरोप लगाया उन्होंने, और स्वराज को क्या कहा उन्होंने, शक्ति प्राप्त करने का साधन जो है उन्होंने बताया। यह अंग्रेजों द्वारा यह लिखा गया था, ठीक है। यह बताया ना हमने, यह अंग्रेजों द्वारा कहा जा रहा था। क्या है, ब्रिटिश के उन इतिहासकारों का एक समूह है कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है, और उनका इतिहास है यह। तो इसमें यही है कि कैम्ब्रिज स्कूल आलोचना यह है कि उन्होंने जो है राष्ट्रवादी नेताओं को जो है वह कम आंका, ठीक है। इनकी दृष्टि से औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित बताया गया, यानी कि ज़्यादा कॉलोनी हिस्ट्री जो है उसको जो है ज़्यादा महत्व जो है वह देते थे। जनता, गरीबी और सामाजिक आंदोलन, किसान विद्रोह को जो है कम महत्व नहीं दिया गया उनमें। सबल्टान इतिहासकारों ने इसको जो है इलाइट कहा, यानी कि अमीर लोगों का इतिहास जो है आपको बताया, इसको पूंजीवादियों का इतिहास जो है उन्होंने बताया। आगे है कि हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो से आप क्या समझते हैं, जन इतिहास से पीपुल्स हिस्ट्री लेखन से आप क्या समझते हैं, तो इसको बताना है।
तो जाहिर सी बात है आप प्रश्न से ही समझ सकते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, यानी कि यह परंपरा जो है 20वीं सदी में स्टार्ट हुआ और विशेष रूप से मार्क्सवादी और सबाल्टर्न इतिहासकारों ने विकसित जो है वह किया, ठीक है। और यह इस इतिहास को जनता और आम लोगों और निम्न लोगों का दृष्टिकोण से लिखना जो है वह शुरू हुआ। हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो का परिभाषा है, यह समान लोग, मजदूर, किसान और दलित आदिवासी का मुख्य पात्र बनाया गया। मुख्य आधार जो है जनता इतिहास का निर्माता जो है वह होता है, ठीक है। जन इतिहास के महत्वपूर्ण रुझान जो है श्रमिक और किसान इतिहास जो है इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। सबाल्टर्न इतिहास इसमें शामिल है। आपको सबाल्टर्न इतिहास क्या है? सबाल्टर्न इतिहास में समूह जनता का विद्रोह और संघर्ष अनुभव का अध्ययन जो है वह किया गया। प्रमुख नाम जो है गुहा, ये गुहा का आता है, आपको पता होगा, शहीद अबीन गौतम भट्टाचार्य जो है वह है, ठीक है। आगे महिला इतिहास को प्रमुखता दिया गया। पृष्ठता की विशेषता को जो है वह दिखाया गया। महिलाओं का श्रम, शिक्षा, दमन और केंद्रित इतिहास जो वह लिखा गया। आदिवासी और दलित इतिहास लिखा गया इसमें, ठीक है। लोक संस्कृति और मौखिक इतिहास भी आपको इसमें देखने को मिला। मौखिक इतिहास भी आता है, ओरल हिस्ट्री, जिसमें एक दूसरे से लोग कह के क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरा जनरेशन याद रखता है, तो उसी को मौखिक जो है आपको इतिहास जो है वह कहा जाता है, ठीक है। तो यह भी एक लिखने की एक कला है, यानी कि आपका जब इतिहासकार आप बनते हैं तो उस लोगों के पास जाते हैं और लोकल जो इतिहास जो है वह निकल कर जो है इसमें आता है। जो आम जो इतिहास है जिसको जो है लोग समझते हैं, आपको आम इतिहास जो है हर कोई जो है वह नहीं लिख पाता, ठीक है। तो आम स्थानीय इतिहास जो है, यानी कि इसमें लोकल हीरो के बारे में जो है हम ज़्यादा जो है वह जानते हैं। आज भी आपके ज़िले और राज्य में कई ऐसे हीरो हो गए जिनके बारे में पूरा देश भर में चर्चा नहीं है, लेकिन आपके ज़िले में जो है वह जानते हैं कि वह क्या है, देश की आज़ादी के लिए वह जो है वह लड़ाई जो है वह लड़े हैं। लेकिन देश के राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वो हम जो है उनके बारे में कम जानते हैं, ठीक है। तो वैसे ओरल इतिहास में जो है वह निकल कर जो है वह आता है लोगों के मौखिक इतिहास में, जब लोग बताते हैं तो जिसमें क्या होता है, उनके ऊपर लोकगीत, कहावतें और मौखिक परंपरा और स्मृति लेखन का जो है हिस्सा जो है बनते हैं, ठीक है। आगे हमारा कि 10वां प्रश्न है हमारा, 250 वर्ड में जो है इसको कंप्लीट करना है। जो राजतरंगिणी में क्या है, अलबरूनी है, नारीवाद, इतिहास लेखन और भारतीय पुनर्जागरण पर बहुत से जो है वह दिखा गया, ठीक है। तो राजतरंगिणी क्या है, एक मोटा मोटी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, अब खत्म हो गया है, आधा घंटा मैंने कहा था कि समय मैं लूंगा। तो राजतरंगिणी जो है इसमें कश्मीर का इतिहास जो है ज़्यादा लिखा गया है। कल्हड़ ने इसको लिखा है, 12वीं सदी में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह संस्कृत में लिखा गया और भारत की प्रथम जो है आपको कालक्रमिक इतिहास में जो है इसको गिना जाता है, ठीक है। भारत का पहला ये 8 भागों में जो है लिखा गया है, 8 तरंगों में लिखा गया है राजतरंगिणी। कश्मीर के राजाओं को क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया है। घटनाओं में वर्ष और राजाओं का शासनकाल पर आधार पर व्यवस्थित जो है वह किया गया है। कल्हड़ ने आपको क्या है, मिथक वास्तविक घटनाओं से संतुलित उपयोग किया है। उन्होंने स्वयं को निर्भीक और सत्यप्रिय इतिहासकार जो है उन्होंने बताया है। प्रशासन, समाज और संस्कृति, युद्ध और राजनीतिक जीवंत वर्णन है। और भारतीय इतिहास लेखन में यह एक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ शुरुआत जो है मानी जाती है। कल्हड़ ने अन्य स्रोत, शिलालेखों और पुरानी पुस्तकों का उपयोग किया है इसमें। अलबरूनी जो है, जिनको हम बताए आपको कि आपको इतिहास में एक महान विद्वान और वैज्ञानिक और इतिहासकार थे, वे महमूद गजनवी के साथ जो है वो भारत आए और उन्होंने भारत पर प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद जो है उन्होंने लिखा, ठीक है। अब ये भारत की सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को निष्पक्ष जो है वह अध्ययन जो है उन्होंने किया और संस्कृत की भाषा उन्होंने सीखी और भारतीय ग्रंथों का अनुवाद भी उन्होंने किया। जाति व्यवस्था, धर्म और भूगोल और गणित और ज्योतिष का विश्लेषण किया। उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि अपनाई और न पूजा न निंदा की, ठीक है। यानी कि आलोचनात्मक दृष्टि अपनाई, यानी कि किसी को ज़्यादा तारीफ भी नहीं किया उन्होंने, और निंदा की जो है दृष्टि जो है अपनाई। भारत पर लिखे गए सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ ग्रंथों में से एक जो है उनको माना जाता है। भारतीय समाज के व्यावहारिक दृष्टि को जो है समझाने का बड़ा स्रोत जो है उनको माना जाता है। इस कारण जो है अलबरूनी को मध्यकालीन भारत का पहला समाजशास्त्री जो है वह कहा गया। आगे है नारीवाद जो है इतिहास लेखन किस प्रकार का होता है, यानी कि नारीवाद यानी कि फेमिनिस्ट को जो है इतिहास लेखन को जो है वह कहा जाता है। 20वीं सदी में उभरा, तो इतिहास को महिला की दृष्टि से लिखना और पितृसत्ता इतिहास को लेखन को आलोचना जो है वह करते हैं इसमें।
ठीक है, यानी कि पुरुष सत्ता को परंपरात्मक इतिहास में महिलाओं को गौण और अदृश्य बना दिया था और नारीवाद इतिहासकारों ने महिलाओं को श्रम, संघर्ष और उत्पीड़न का योगदान जो है सामने लाया। घरेलू हिंसा, प्रजनन और सामाजिक श्रम में सबसे ऐतिहासिक महत्व उन्होंने दिया। महिला जो है आंदोलन, शिक्षा आधारित और राजनीतिक भागीदारी का नया स्वरूप दिया। इतिहास को अधिक समावेशी संतुलन बनाए, पुरुष सत्ता को विश्लेषण का इतिहास का हिस्सा जो है बताया। चौथा अब लास्ट है हमारा, यानी कि चौथा जो शॉर्ट में था आपको शॉर्ट प्रश्न में, कि भारतीय पुनर्जागरण पर बहस जो है वो कीजिए, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण किस प्रकार से हुआ उसको बताना है। ठीक है, रेनेसां को कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, तो भारत में सुधार किस प्रकार से हुआ, तो 19वीं सदी में भारत में आधुनिक विचार, राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार और वैज्ञानिक सोच का उदय भारतीय पुनर्जागरण जो है उसको हम कहते हैं। इसका या तो यही है कि क्या यह पुनर्जागरण था, ये इस पे भी सवाल है कि आखिर जो उसको हम कहते हैं तो क्या यह रियली पुनर्जागरण जो होते हुए दिखाई दिया। या कुछ विद्वान कहते हैं कि यह यूरोपीय प्रभाव से उन्नत नकली पुनर्जागरण था। दूसरों के अनुसार यह भारतीय सामाजिक चेतना का पुनर्जीवन जो है वह था। सामाजिक सुधार की भूमिका, यानी कि राजा राममोहन रॉय और विद्यासागर और दयानंद सरस्वती, फुले आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा के खिलाफ जो है वो संघर्ष जो है करते हुए दिखाई देते हैं। औपनिवेशिक बनाम राष्ट्रीय दृष्टि देखा जाए तो औपनिवेशिक विद्वान ने इसे सभ्यता का उपहार मानते हैं और भारतीय विद्वान इसे आत्म जागरण जो है बताते हैं। इसमें ज़्यादा आपको राजा राममोहन रॉय के बारे में लिखिए, आप विद्यानंद सागर के बारे में, दयानंद सरस्वती, फूले दंपति जो अभी फिल्म आई थी ना, फूले दंपति, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन पे लिखिए। ठीक है, आगे निष्कर्ष में कि भारतीय पुनर्जागरण की एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भारतीय परंपरा, औपनिवेशिक प्रभाव और सामाजिक बदलाव तीनों जो है वह शामिल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम अड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आगे भी महत्वपूर्ण वीडियो जो है मैं लाते रहूँगा आपको। और हो सके तो आप जो है 103 का भी देख लीजिए। अब जब दोनों मिक्सिंग करके आप देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, कहीं से भी छूटने का चांस जो हुआ नहीं रहता है, क्योंकि 03 और 103 में काफ़ी क्वेश्चन जो है सेम आता है और इधर कभी इसमें से इसमें क्वेश्चन, कभी इसका में क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो आप वहाँ से भी कंप्लीट कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा जो है कंप्लीट जो हो जाएगा। मैं भी जब एग्जाम दे रहा था तो 103 का, तो आपको 03 भी मैं जो है पढ़ के जा रहा था। ठीक है, और दोनों मैं पढ़ के जा रहा था। ठीक है, 103 मेरा था, मेरा जो कोड था माही था। ठीक है, माही था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके बाय।